हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एज एन होमवर्क दिया था। ठीक है, उनमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस तुमने बना लिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, पर हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जिससे बिल्कुल भी नहीं बने हैं या कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जब हम इसको कर लेंगे तुम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, और उसके अलावा एग्जाम्पलर से कर सकते हो क्वेश्चंस। तो तुम्हें मटेरियल मिला हुआ है कोचिंग की तरफ से, शीट मिली हुई है, ठीक है, क्वेश्चंस बैंक मिले हुए हैं, तो उनके क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। जेईई के कर रहे हैं जेईई के कर लो, उसके नीट के कर रहे हैं नीट के कर सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके अलावा जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी एक रेफरेंस बुक ही थे। ठीक है, एक बुक से ही मैंने उठा के क्वेश्चंस दिए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ इजी भी थे कुछ अच्छे भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब टाइप के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। तो रेफरेंस बुक फेमस बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा, उसी की क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था हमारे पास इसमें जो सबसे पहले हमने दिया था, जो 20 इस पे नंबर लगा हुआ था, उसमें था an empty plastic box of mass m is found to be accelerate up at a rate of g by 6 when placed deep inside water। मतलब प्लास्टिक का बॉक्स है, ठीक है, उसको पानी के अंदर रख दिया अंदर, तो वो ऊपर g by 6 एक्सेलरेशन से ऊपर आता है। प्लास्टिक दे रहती है तो ऊपर ही रहेगी ऑब्वियसली, तुम भी बोतल रख के देख सकते हो, बोतल ऊपर रहेगी। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर कितना हम सैंड डालें जिससे वो डाउनवर्ड एक्सीलरेट करे g by 6 से। तो देखो पहले तो वो अपवर्ड को एक्सीलरेट कर रहा है, पानी के अंदर एक बॉक्स डाला है हमने, ये बॉक्स है प्लास्टिक का, अंदर कुछ नहीं होता इसके अंदर, तो उसकी वजह से ये ऊपर आता है। पानी की बोतल को भी अंदर ले जाके छोड़ दोगे तो अपने आप ऊपर आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे ये भी ऊपर आ रहा है। इसका मास दिया हुआ है m, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से g by 6। ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी लगती है, नीचे क्या लगता है mg, ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है। तो फोर्स जो होता है यहाँ पर वो बाइंड फोर्स होता है। 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं पार्शियली या फुली, तो उस पर एक बाइंड फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, बाइंड से जो तुमने पढ़ी बाइंड फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, तो बाइंड फोर्स उसको F कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर F लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला वेव फोर्स ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a, और a का वैल्यू g by 6, तो यहाँ से F की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ये उस तरफ चला जाएगा, mg प्लस mg by 6 दैट मींस 7 by 6 mg। ठीक है, और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा बॉक्स होगा उतना ज्यादा फोर्स लगता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा इसका वॉल्यूम है। अब इसमें क्या बोला है कि इसके अंदर सैंड डाल दो, सैंड डाल दो इसके अंदर, ये सैंड डाल दी मैं इसके अंदर, कितना मास, सपोज कैपिटल M मास डाल दिया या m डैश डाल दिया हमने ना, इसी की वैल्यू बतानी है, m डैश मास ऑफ सैंड, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि इस पर वेट बढ़ जाएगा, तो नीचे वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो नीचे टोटल फोर्स कितना लगेगा, m प्लस m डैश इनटू g, तो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ऊपर ये ऊपर ही लगता है बाइंड फोर्स, अब नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन लिखो, कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो m प्लस m डैश इनटू g माइनस f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास अब ये है m प्लस m डैश और एक्सेलरेशन वही g by 6। ठीक है, f को उधर ले आते, इसको इधर ले आते, तो m प्लस m डैश g, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 माइनस 1 by 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 by 6 हो जाएगा, m प्लस m डैश इनटू g, और इधर f, और f की वैल्यू क्या है 7 by 6 mg, तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 6 और g से कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 5m प्लस 5m डैश इक्वल्स टू 7m, 5m को उधर ले जाओ,
तो 5m डैश इक्वल्स टू 2m, तो यहाँ से m डैश की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2m/5 और ये हमारा आंसर है। इतना हम उसके अंदर सेंड डाल देंगे 2m/5 तो वो नीचे एक्सेलरेट करेगा g/6 से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इक्वेशन बना दी, f की वैल्यू मिल गई, फिर नीचे आ रहा है, इक्वेशन बना दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो क्या करना है, सिंपल सी इक्वेशन बने, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉल्व करेंगे और हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 20 हो गया हमारा। इसके बाद इक्वेशन नंबर 21, इसमें थोड़ा वेक्टर वाला कंसर्न है। 21 में वेक्टर प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें, इक्वेशन है 21, a force F vector equals to 21 V क्रॉस A, मतलब V और A का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, इज एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल, पार्टिकल पे लग रहा है इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक पार्टिकल है उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग ही रहा है mg, m मास है उसका, ठीक है, और g उस पे, उसके अलावा ये फोर्स और लग रहा है, इतना फोर्स और लग रहा है, ठीक। और v जो है उसकी वेलोसिटी है, ये v टाइप पर उसकी वेलोसिटी है, और a कांस्टेंट वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे किसी डायरेक्शन में वेक्टर है a वेक्टर। विद व्हाट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड, मतलब एक जो मास है इस पार्टिकल के, m मास के पार्टिकल को कितना स्पीड, वेलोसिटी कितना दे, कितना स्पीड दे इसको, so that it continues to move undeflected with a constant velocity। तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो इस पर मुझे करना है नेट फोर्स जीरो, क्योंकि मुझे चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट, तो नेट फोर्स जीरो। तो जहां पर तुमने क्वेश्चन देखे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई पार्टिकल है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। अब लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg लग रहा है किस तरफ, इस तरफ, हमें करना है नेट फोर्स जीरो। तो जीरो करने का सोचो कैसे जीरो कर सकते हैं इसको, इसको जीरो तभी कर सकते हैं जब एक फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, इतने ही मैग्नीट्यूड का, मतलब f की वैल्यू अगर mg की इक्वल हो जाती है, f की वैल्यू अगर mg की इक्वल हो जाती है तो जो होगा ये, इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये कंडीशन है। तो ये फोर्स जो लग रहा है ये वाला फोर्स है, इसको अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं va sin थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पर देखो, अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ v इक्वल्स टू f/a sin थीटा, तो वेलोसिटी चाहिए मुझे क्या, मिनिमम स्पीड, पार्टिकल की स्पीड चाहिए मिनिमम। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, अपॉन वाली वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो ये मिनिमम होगा। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा मैक्सिमम होता है 1 के इक्वल। sin थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, sin थीटा 1 के इक्वल। तो ये v की मिनिमम वैल्यू f/a से मिलेगी, और f की वैल्यू कितनी है, mg, तो ये पुट कर देंगे mg/a। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कितना मिनिमम स्पीड चाहिए, mg/a, इतना स्पीड अगर देंगे तो ये विदाउट फोर्सेस को, कोई फोर्स लगेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। ध्यान देना, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी मतलब उस पर नेट फोर्स में जीरो करना है, कैसे ना कैसे करके नेट फोर्स जीरो करना है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, ठीक। इक्वेशन होगा हमारा 21। इसके बाद देखेंगे हम 22, ठीक है। पुली वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। पुली, ठीक है, ये पुली क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। इधर है m1, इधर है m2, और इनकी वैल्यूज गिवन है हमें, ठीक है। 300 ग्राम एंड 600 ग्राम, तो इनको हम केजी में लिख लेंगे।
M1 300 ग्राम दैट मींस 0.3 kg, M2 600 ग्राम दैट मींस 0.6 kg। फिर से पूछा है हमसे कि और बाकी सब की मतलब पुली लाइन पुली मास गिवन पुली का स्ट्रिंग वगैरह सब आइडिया है हमारी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन 2 सेकंड्स, ये फर्स्ट ब्लॉक जो है ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो बताना है। एक बताना है टेंशन कितनी है और फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इस क्लैंप पर। तो निकाल लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इधर लग रहा होगा 0.3 g mg और इधर लग रहा होगा 0.6 g, टेंशन t आएगा इधर इधर, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका मान ज्यादा है नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकालना बताया था हमने इस केस में। क्या होता है नेट फोर्स इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, इसको ये अपोज करेगा तो 0.6 माइनस 0.3 दैट मींस 0.3 g अपॉन टोटल मास। तो इसका 0.3 इसका 0.6, 0.3 प्लस 0.6 0.9, तो ये हो जाएगा g/3, g का वैल्यू 9.8, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्स हो जाएगा 3.3 के आसपास, इतना ही लगता है 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ए का वैल्यू होगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब उससे पूछा ये ऊपर जाएगा तो इनिशियली रेस्ट में होता है, जब भी कुछ भी ये होता है तो ये रेस्ट में होता है, फिर जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन इतना, 2 सेकंड के बाद हमें क्या बतानी है इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो, कितना डिस्टेंस है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 3.3 ले लेते हैं, टाइम है 2 सेकंड, हमें निकालनी कितने डिस्टेंस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से ut प्लस हाफ at स्क्वायर 0 हाफ a का वैल्यू 3.3 और इसका टाइम का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तो 2 टाइम्स 3.3 into 2 अराउंड 6.6 के आसपास हो जाएगा ये अप्रॉक्स मीटर। तो ये इतना डिस्टेंस चलेगा s की वैल्यू। अगर एग्जैक्टली 9.8 लेके करते हैं यहाँ पर इतना ही वैल्यू, मतलब इसी को लेके करते हैं तो चलो इसको लेके कर लेते हैं। तो ये 9.8/3 अगर लेके करता हूँ मैं तो देखो ये से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 into इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.53 ऐसे कुछ आएगा मीटर, बस इतना डिस्टेंस ही चलेगा। तो अगर इससे करना चाहो तो 3.3 में अप्रोक्स लिया था, अप्रोक्स ही करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो इतना डिस्टेंस चलेगा, ये s की वैल्यू होगी। फिर पूछा है तो टेंशन कितनी आएगी, ठीक है। तो दूसरे वाले पार्ट में टेंशन निकाल सकते हैं सिंपली, इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दो s के ऊपर, तो इक्वेशन डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसको इतना ही आइसोलेट कर लो, इमेजिन कर लो। क्योंकि जा रहा है नीचे जा रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर t, तो ये अपोजिट है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.6 g माइनस t इक्वल्स टू इसका मास 0.6 इंटू a और a का वैल्यू है हमारे पास g/3। t को उधर ले आएंगे इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 0.6 g माइनस 0.6 g/3, ये 0.2 हो जाएगा तो 0.4 इंटू g का वैल्यू 9.8। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 3.92 के आसपास आ जाएगा न्यूटन। इतना टेंशन इसके अंदर होगा। और आपसे पूछा यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये F की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2t के इक्वल, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रहा, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे, F का वैल्यू 2t, ठीक है। ये भी आ गया हमारे पास, t का वैल्यू 3.92, डबल करेंगे इसका तो 487। तो ये तीनों के आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीन अलग अलग पार्ट उसने पूछे थे, उन सबके आंसर में टेंशन आ गई, डिस्टेंस कितनी चली फर्स्ट ग्रुप में 2 सेकंड में, और यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है क्लैंप के ऊपर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द एटवुड मशीन इन द प्रीवियस रोलर, मतलब ये सेम क्वेश्चन है। द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट
2 seconds after the system set into motion. Find the time elapsed before the system is tight again. String is tight again. तो इसमें क्या बोला है हमसे? इसको रख कर देते हैं. वही सेम क्वेश्चन है. क्या कर रहे हैं? इसको हमने रिलीज किया, मोशन में लाया, 2 सेकंड बाद ये जो लार्जर ब्लॉक है, बड़े साइज ब्लॉक है जो नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसको मोमेंटली स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं. मतलब ऐसे मैंने हाथ लगा दिया, हाथ लगा के रुक गया और रुक के फिर मैंने हाथ हटा लिया. तो एक पर्टिकुलर छोटे से मोमेंट के लिए इसको कितना रोक रहे मतलब इसका स्पीड क्या कर रहे हैं? 0. तो ये बड़ी आराम से नीचे जा रहा होगा. एकदम से तुमने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया. 0 कर दी, क्या होगा? ये नहीं होगा 0. क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा होगा, इसको तो हम छेड़ नहीं रहे, तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, पर ये होगी 0. जैसे मैं इसको रोक दूंगा तो स्ट्रिंग जो होगी ये ढीली हो जाएगी. तो खुद भी करके देख सकते हो वैसे इस तरह से. जैसे एक रबर ले लो कुछ भी, या फिर एक किसी पुली के ऊपर या किसी के ऊपर जो घूम सके आराम से, उसके ऊपर धागा बांध लो बहुत सारा, और उससे किसी पत्थर को जोड़ दो और रिलीज कर दो. तो स्पीड से नीचे जा रहा होगा. नीचे जाते तुम क्या करोगे? उसको ऐसा करके हाथ लगा दो उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर, तो देखो जो ऊपर वाली रस्सी होगी वो ढीली हो जाएगी. एकदम ढीली हो जाएगी, मतलब उसमें अब टेंशन 0 हो गया. ठीक है, दोबारा. तो टेंशन 0 हो जाएगा. जैसे मैं मोमेंट स्टॉप करूंगा इसको, टेंशन 0 हो जाएगा. फिर दोबारा टाइट कब होगा? मैं हाथ को रिलीज करूंगा, वहां से नीचे जा रहा होगा, पर उसकी स्पीड 0 से स्टार्ट करेगा. ठीक है, क्योंकि इसको पकड़ के कर दिया तो रोक दिया था, तो 0 से स्टार्ट करेगा. फिर दोबारा इसकी स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, फिर दोबारा स्पीड बढ़ेगी. अब ये ऊपर जाना होगा. तो देखो यहाँ पर आफ्टर 2 सेकंड स्पीड को लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ m1 एंड m2 दोनों की स्पीड सेम होगी उस टाइम पर. कितनी होगी? v = u + 80. 2 सेकंड के बाद u का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन g/3 था, 9.8/3, टाइम का वैल्यू 2. तो ये v आ जाएगा मेरे पास. चलो इसको g लिख लेते हैं, 2g/3. इतना उसका स्पीड होगा. इसका नीचे की तरफ होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा. पर इसको तो हमने रोक दिया, मोमेंटली स्टॉप कर दिया, इसकी वेलोसिटी होगी 0. और ये स्ट्रिंग ढीली हो गई. स्ट्रिंग क्या होगी? ढीली. मतलब इसमें टेंशन 0 हो गया. टेंशन 0 मतलब अब इसके ऊपर कोई ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है. जिससे स्ट्रिंग ढीली होगी, टेंशन 0 हो जाएगा. ठीक है. When m2 is stopped for a moment, the string becomes loose हो जाएगी, मतलब टेंशन इसमें 0 हो जाएगा. पर अभी भी इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. कौन सा? ग्रेविटी वाला. मतलब ये एक तरह से ये वाली कंडीशन हो गई. जैसे तुमने इसको रोकते टेंशन 0 हुआ. टेंशन 0 पे क्या होगा? ये वाली कंडीशन होगी. मतलब किसी ऑब्जेक्ट को तुम किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो जो ऊपर की तरफ फेंकते तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है. तो इसके पास ये भी वेलोसिटी है. जब इसको रोका, कितनी वेलोसिटी? 2g/3. ठीक है. और उसके ऊपर क्या लगती है? ग्रेविटी. नीचे की तरफ. तो ग्रेविटी की वजह से क्या करता है? उसका रिटार्डेशन होता है. रिटार्डेशन होता है तो उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और एक जगह पर 0 हो जाएगा. ठीक है. वो इसको कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से उसको 0 होने में कुछ टाइम लगेगा. तो ये ऊपर जाना होगा और एक जगह आकर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0. ठीक है. और उसी टाइम पर ये क्या होगा? ये इतनी स्पीड से 0 हो रहा है और उसी टाइम में ये क्या होगा? ये 0 से इसकी स्पीड 0 कर दी हमने, रोका, इसकी स्पीड 0 हुई, तो ये 0 से कितना हो जाएगा? वापस इतना हो जाएगा उतने टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी. ये 0 हो जाएगा और ये 2g/3 हो जाएगी वापस इसकी स्पीड उतनी टाइम में. तो जैसे 2g/3 होगी, इसकी 0 होगी. अब 0 के बाद ये क्या करना है? वापस नीचे जाने लगेगा. और जैसे इसकी मोशन नीचे जाने की स्टार्ट होगी, ये पहले से नीचे जा रहा है, तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी. देखो ये ऐसे है, ये 0 पर स्पीड और इसकी बस स्पीड है, तो इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है. अभी स्ट्रिंग लूज है, इस टाइम पे स्ट्रिंग लूज है. ठीक है. पर इससे क्या होगा? ये थोड़ा इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है. पर एक मोमेंट आएगा जब ये 0 हो जाएगा. 0 के जैसे ही नीचे आने लगेगा, ये भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब नीचे जा ही रहा है,
और जैसे ही नीचे आने की कोशिश करेगा उसी टाइम स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। मतलब जब इसकी स्पीड जीरो होगी, जीरो ही होते ही इसकी स्पीड, इसकी स्ट्रिंग जो होगी टाइट हो जाएगी, तो स्ट्रिंग कब टाइट होगी, तो आफ्टर इट block M1 will move against gravity, ठीक है, and string will tight again when velocity of block M1 became जीरो। जैसे इसकी स्पीड जीरो होगी उसी टाइम स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, तो इसकी स्पीड को जीरो कर दो अंडर ग्रेविटी। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया, किसी पत्थर को हमने ऊपर फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम पता है हमें, u बाय g। ऊपर जाने का u बाय g, वापस नीचे आने का भी u बाय g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय g होता है, पर हमें पूरा निकालना है, हमें सिर्फ ऊपर जाने का निकालना है। तो ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू v बाय g। फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू 2g बाय 3, ये g और g कैंसिल, तो टाइम आ जाएगा 2 बाय 3, 2 बाय 3 दैट मींस कितने का 2 बाय 3 से, तो इतने टाइम में क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग दोबारा टाइट हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया 23 का। अब देखेंगे नेक्स्ट 24। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना कब स्ट्रिंग दोबारा टाइट होगी, जब जैसे ऊपर जाके जैसे नीचे आना स्टार्ट कर, ये भी नीचे जा रही होगी क्योंकि उसको हमने मोमेंट के लिए रोका है। तो मोमेंट मतलब उसको अप्रोक्स हम जीरो टाइम कंसीडर करते हैं। अगर रोका हटा लिया, ऐसे हाथ को रोका हटा लिया, वापस ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा जीरो स्पीड से। तो जब तक ये वापस नीचे आने को मोशन स्टार्ट नहीं करता तब तक स्ट्रिंग लूज रहेगी, टेंशन जीरो रहेगी, और फिर दोबारा टेंशन आ जाएगी इसके अंदर जैसे वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, मास है 3 kg। The strings shown in the figure are pulled by constant force 20 Newton and 32 Newton, and the force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth, string and light pulleys are light. तो सारी सरफेस स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये रॉड है, टोटल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर है, इधर 20 सेंटीमीटर। टोटल मास है इसका 3 kg, टोटल मास 3 kg 30 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा 1 kg, 20 सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा 2 kg। ठीक है, टोटल 3 है तो ये 1:2 में बांट कर देंगे इसको। इस वाले पार्ट का मास हो जाएगा 1 kg, इस वाले पोर्शन का मास हो जाएगा 2 kg। इधर एक पुली आ रही है इससे, इधर इस पे 32 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे पुली आ रही है, इस पर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जितना हम स्ट्रिंग पे फोर्स लगाते हैं उतनी उसके अंदर टेंशन होती है। तो टेंशन की वैल्यू आएगी इस पर, वो टेंशन इसी के इक्वल होगी 20 न्यूटन के इधर, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। टेंशन जो आएगी जो लगा वो इसको T1 रखते हैं, इसको T2, तो ये 32 न्यूटन होगा, इस पे 1 न्यूटन होगा। तो मैं इतना ही पोर्शन ले रहा हूँ। और इसके अलावा क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे फोर्स निकालना है इस जगह पर, ये वाला पोर्शन इस पे कितना फोर्स लगा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हमने कल भी किया था स्ट्रिंग वाला, कि यहाँ से इतनी लेंथ पर कितना टेंशन लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 kg और 2 kg को अलग अलग बांट दे रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा 2 kg, ये हो गया 1 kg। इधर इस पे फोर्स लग रहा है T1 की वैल्यू 20 न्यूटन है, और इस पे लग रहा है T2 की वैल्यू 32 न्यूटन है। ध्यान रखना, स्ट्रिंग पे जितना फोर्स लगाते हैं उतना उसके अंदर टेंशन होता है, ये चीज में ध्यान रखनी है। हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना, ये इस पे कितना फोर्स लग रहा है, या फिर ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं इस जगह पे टेंशन कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं दोनों को, और बीच में से रस्सी बना देते हैं,
और इसी की टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी है ये P। इसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है इजी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स क्या होगा, इस पर जो स्प्रिंग पे जो फोर्स लगा है कितना 32 न्यूटन इधर लग रहा है और इस पे इधर लग रहा है कितना 20 न्यूटन, 32 इधर 20 इधर। तो नेट फोर्स क्या होगा, बड़े में से छोटे को सेपरेट कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो 32 माइनस 20 दैट मींस 12 अपॉन टोटल मास। तो इसको पूरे का मास है 2 + 1 3, तो ये आएगा 12 by 3 दैट मींस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगी इस जगह पर वो इंटरनल होगी, तो उसको नहीं लेना है। एक्सटर्नल फोर्स 32 माइनस 20 डिवाइड बाय 3, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो ये इधर ही जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया ये भी इधर ही जाएगा। एक्सेलरेशन, अब फ्री बॉडी डायग्राम इसको आइसोलेट कर लो, इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास इनटू एक्स। तो नेट फोर्स आएगा 32 माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इनटू ए, और ए का वैल्यू कितना है 4, तो 2 इनटू 8 2 इनटू 4 8, तो टी की वैल्यू आएगी 32 माइनस 8 दैट मींस 24 न्यूटन। तो जब भी ऐसे रॉड के बीच में, रॉक के बीच में, किसी ब्लॉक के बीच में ये फोर्स पूछे, तुमसे टेंशन पूछे, तुमको अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देना है और बीच में ऐसे रस्सी से जोड़ देना है और उसमें टेंशन निकाल देनी है, आंसर आ जाएगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, बस ये हो गया आंसर। ठीक, देखने में डरावना लग रहा है नहीं, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 24 वाला हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में। जैसे कोई 3 4 5 वाला वो बनाया हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, ये इस तरह से। ठीक है, इधर वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है। जैसे पूरी लगी हुई यहाँ पर, इधर 1 kg, इधर भी 1 kg। कल हमने 5 kg लिया था, मतलब लास्ट क्लास में 5 kg लिया था, तो अभी ऐसा हो गया। तो मैं बता सकता हूँ कि इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा 37 डिग्री होगा, ये वाला 4 के सामने वाला बड़ा एंगल होगा 53, ये 90 होगा। ठीक है, इधर mg sin थीटा लगता है हमारा, m का वैल्यू 1, तो 1 into g, और sin 53 की वैल्यू 4/5, तो ये 4g/5 हो जाएगा। और ऐसे इस पर इधर फोर्स लगा हुआ 3g/5। टेंशन आएगी टी। हमसे पूछा इसमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन निकालना बहुत इजी, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स ये ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, ये इसको अपोज कर रहा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4g/5 माइनस 3g/5। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास इसका 1 इसका 1 1 + 1 2, तो ये 4 - 3 ये हो जाएगा g/5 into 2 g/10। g का वैल्यू जब 9.8 पुट कर लो तो 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम क्वेश्चन में हमने किया था क्लास में, वैसे ही आ गया, बस मास चेंज कर दिया इन्होंने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या है, ऐसे एक ब्लॉक बना हुआ है, उस पर फोर्स लग रहा है F, और दूसरा एक और है। इधर है M2 यहाँ पर, और इस तरफ है M1। इस पे इधर फोर्स लगा है F, और इस F की वैल्यू है M2g/2।
तो हमें एक्सेलरेशन बताना है, m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं पहले से, और इस पर भी फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, कितना m2g, m2g, यहाँ पर टेंशन T होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इधर लग रहा है m2g, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को खींच के इधर m2g से लेना जा रहा है, और इस पर कितना लग रहा है m2g/2, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, एक पे लगा था 32 न्यूटन और एक पे लगा था 20 न्यूटन, तो 32 न्यूटन ज्यादा था तो इसलिए ब्लॉक 32 न्यूटन की तरफ जाएगा। तो ऐसे इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, चलो दिख रहा होगा, इसमें और इसमें से m2g का वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन से और ये आगे जाएगा। और एक्सेलरेशन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको कौन अपोज कर रहा है, तो m2g माइनस m2g/2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये 1 माइनस 1/2, तो 1/2 मतलब m2g/2 बचेगा, इस 2 को नीचे लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। बस इतना सा करना था इसमें। तो ये सिंपल क्वेश्चन जो 25 वाला बन गया होगा, तुमसे 26 वाला भी बन गया होगा। अब देखते हैं 27 वाला। 27 वाला भी वही पुली वाला क्वेश्चन है, पुली लगी हुई है हमारे पास, ठीक, इसको सॉल्व करना है हमें। इस तरह से m1 उसका वहां से 5 kg, और इधर फोर्स भी लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स F, उसका वैल्यू 1 न्यूटन, ऐसे इधर है कितना है 2 kg, और इस पर फोर्स लग रहा है F, और F का वैल्यू 1 न्यूटन है, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स है। इसमें बताना है मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वापस एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो एक तो ये तो लगा ही रखा है, उसके अलावा इसका वेट भी लगा होगा, कितना m × g 5 × g, ऐसे इसका भी लगा होगा 2 × g, इधर टेंशन आ रही होगी t। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कौन सा ज्यादा दिख रहा है, देखो इधर लग रहा है, ये लग रहा है नेट फोर्स, इन दोनों का सम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये नेट फोर्स इस पर इतना फोर्स हो गया 5g + 1, और इस पर कितना हो गया 2g + 1, इस पर टोटल फोर्स लग रहा है 5g + 1, इस पर टोटल फोर्स लग रहा है 2g + 1, तो ऑब्वियसली 5g वाला ज्यादा होगा, तो ये जाएगा नीचे ये एक्सेलरेशन से, और जाएगा ऊपर उतनी एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन बताना है तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो और ये कम है, ये इसको अपोज करेगा, तो इसमें से इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट। इधर लग रहा है 5g + 1 और अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है 2g + 1 डिवाइड बाय टोटल मास 5 + 2 7। सॉल्व करेंगे इसको, 1 1 कैंसिल, 5g - 2g 3g/7, तो ये जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। फिर इसमें बोला कि अगर हमने इसको कर दिया कट, स्ट्रिंग तोड़ दी, स्ट्रिंग को जैसे तोड़ेंगे टूटेगी, टेंशन 0 हो जाएगी, T की वैल्यू 0, और टेंशन 0 होते ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, ये भी अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, ये भी अंडर ग्रेविटी, क्योंकि अब टेंशन हो गई 0। इस पर सिर्फ कितना फोर्स लग रहा है 5g + 1, इस पे सिर्फ कितना फोर्स लग रहा है 2g + 1, तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, पे टूट जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 5g + 1 डिवाइड बाय इट्स मास। अभी इंडिपेंडेंट मोशन हो गया दोनों, ये अलग मोशन करेगा, ये अलग मूव करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हमने काट दिया। तो इसका एक्सेलरेशन 5g + 1/5, तो ये जाएगा g + 1/5। इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2g + 1/2, तो ये g + 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा g + 0.2 पहले वाले का, और दूसरे वाले का हो जाएगा g + 0.5। तो हमसे m1 वाला पूछा है, तो m1 वाले का एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, तो m2 वाले का पूछा तो m2 वाले का एक्सेलरेशन ये हो जाता, तो इसका ज्यादा होता है ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम होता है, ठीक है।
तो अगर पूछते ग्राउंड पर पहले कौन पहुंचेगा, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा, तो ये वाला पहले पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंच जाएगा। ठीक, पर हमसे सिर्फ ये पूछा एक्सेलरेशन से रिलेटेड, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा m1 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 27। अब देखो 28 क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा नहीं मतलब थोड़ा लेंथी भी है, टाइम कंज्यूम भी है और थोड़ा सोचना भी पड़ेगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 28, इसको ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया हुआ है, अभी तक के तो पहले हम कर चुके थे, इस टाइप का पहली बार कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली जिसने नहीं पढ़ा होगा उससे नहीं बना होगा, जिसने पढ़ भी लिया होगा तो उससे भी शायद नहीं बना हो या बन गया हो। तो देखो 28 को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें एक नॉर्मल वाली पुली तो है ही सही हमारी, जो रेस्ट में रहती है, उससे मास कनेक्टेड है m1 और उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 kg। और इससे फिर दोबारा एक पुली कनेक्ट हो जाती है इधर, ठीक है, और इससे भी मास कनेक्ट हो जाते हैं, इधर है ये वाला 2 kg और इधर वाला 3 kg। ठीक है, तो स्ट्रिंग एक तो ये वाली पूरी सेम है, फिर ये अलग हो जाती है, फिर ये वाली पूरी सेम है स्ट्रिंग, इधर ये स्ट्रिंग है, इधर ये वाली स्ट्रिंग है, ऐसे तो इनमें टेंशन अलग अलग होगी पहली बात तो इसमें अगर टेंशन T1 लेते हो तुम, तो इसमें अलग लेनी पड़ेगी T2। ठीक है, पुलिस यहाँ पर मास लेस ध्यान देना, और ऑब्वियसली इस वाले पोर्शन का मास तुम्हें ज्यादा ही दिख रहा होगा, इधर 3 और 2 है, इधर सिर्फ 1 है, तो ये वाला पोर्शन ऑब्वियसली नीचे आ रहा होगा और ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a1 है, और ये पुली, ये वाली पुली, ये पुली कनेक्टेड है यहाँ से स्ट्रिंग से, तो ये पुली भी a1 एक्सेलरेशन से आ रही होगी, इधर नीचे आ रही होगी, ये पुली भी a1 एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, पुली जो है वो a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, पुली का खुद का एक्सेलरेशन a1 है। अब देखो, अब खाली इसको भूल जाओ, इतने वाले पोर्शन को भूल जाओ, इसको याद नहीं आया, अब सिर्फ इसकी बात करते हैं, इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। इस वाले पोर्शन में ध्यान से देखना, ये 2 kg, ये 3 kg, ये है हमारा 2 kg और ये है 3 kg। अब इनमें से ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। अगर मैं खाली इस वाले सिस्टम की बात करूं, तो इस वाले सिस्टम में ये जाएगा नीचे कितने एक्सेलरेशन से, जो भी एक्सेलरेशन होगा, मान लो a2। अगर सिर्फ इसको बात करूं मैं इतने से, इसको भूल जाओगे, ये है ही खाली ये, तो ये a2 एक्सेलरेशन नीचे जा रहा होगा और ये a2 एक्सेलरेशन से मान लो ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो ये नीचे जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा। पर यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ये हो रहा है कि पुली खुद नीचे आ रही है, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, a1 एक्सेलरेशन से ये खुद पुली नीचे आ रही है। ठीक है, क्या होता है, जैसे मॉल वगैरह में जाते होंगे, तो मॉल में ऐसे वो एक्सेलरेटर बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये ऊपर अपने आप चलते हैं, ऊपर क्या करते हैं, अपने आप चलते हैं, इनकी कुछ ना कुछ सर्टेन वेलोसिटी होती है, मान लो v1, फिर तुम क्या करते हो, तुम आते हो इसके ऊपर खड़े हो जाते हो और ये तुम्हें अपने आप खुद की स्पीड से v1 स्पीड से ऊपर ले जाते हैं। ठीक, पर अगर तुम भी इस पे चढ़ रहे हो खुद से v2 स्पीड से, तुम भी इस पे चल रहे हो और ये एक्सेलेरेटर खुद भी चल रहा है, तो तुम्हारी स्पीड जो होगी हो जाएगी v1 प्लस v2, तो तुम v1 प्लस v2 स्पीड से ऊपर पहुंच जाओगे, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तुम्हें सपोर्ट कर रहा है और तुम्हारी स्पीड इतनी, तुम इससे पहुंच जाओगे। पर अगर मान लो तुम्हें थोड़ा दिमाग में कुछ आ गया तुम्हारे अंदर, तो ये एलिवेटर जा रहा है ऊपर और तुम इस पर नीचे आने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे दिमाग में आगे नीचे आने की कोशिश करते हैं, कितनी स्पीड है तुम्हारे नीचे आने की, भाई v2 स्पीड, तो ये v1 से आ रहा है, v2, तुम कितनी स्पीड से नीचे आओगे, v2 माइनस v1, तुम्हारी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी तुम्हें एलिवेटर की स्पीड से। अगर तुम नहीं रखते हो, तुम्हारी स्पीड एलिवेटर की स्पीड के इक्वल ही है, तो ये v2 माइनस v1 जीरो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो तुम जहां पर हो वहीं पर ही रहोगे। ऐसा तुमने
किसी वीडियो वगैरह में भी देखा होगा, कॉमेडी वीडियो, इसमें क्या होता है, एक पर्सन फोन पे बात करता रहता है और इसी तरह एलिवेटर पे नीचे उतरता रहता है, ठीक है, नीचे उतरता है, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चलता है उतर के, ठीक है, और फिर वापस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वापस ऊपर पहुंच जाता है, फिर उतरता है उतरता है उतरता रहता है, पहुंच ही नहीं पाता, वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है, क्यों? क्योंकि एलिवेटर की स्पीड तुम्हारी स्पीड ऑलमोस्ट सेम होगी, तो नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें जल्दी जल्दी उतरना पड़ेगा अगर नीचे पहुंचना है। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, ये पुली खुद a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो पुली खुद a1 एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, तो ये ब्लॉक a2 से खुद अपना खुद का एक्सेलरेशन का a2 है, और पुली क्या कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये भी नीचे आ रहा है, पुली भी नीचे आ रही है, नेट एक्सेलरेशन जो होगा, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका a1 प्लस a2 है, इस वाले ब्लॉक का जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, उसका नेट एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 हो जाएगा, और ये पुली a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है और ये a2 से ऊपर आ रहा है, तो इस दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, जैसे वहां पे अपोजिट की डायरेक्शन, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, तो हमने क्या किया, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर भी क्या करेंगे, मान लो मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन और नेट एक्सेलरेशन चाहिए इसका, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन होगा, इसमें से a2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना एक्सेलरेशन, नेट कितना एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, ये नेट कितना एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया, तो ये इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो इसका मास ज्यादा है उसमें प्लस आएगा, ध्यान रखना है, और जिसका मास कम है उसमें माइनस आएगा बीच में, इसका a1 इनका a2 दिया था, ये a1 प्लस a2 a1 माइनस a2, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है। अगर तुमसे पूछते पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन तो a2 होगा, पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन a2 होगा ऊपर की तरफ, तो ये बात होगी, तो एक्सेलरेशन की, अब टेंशन की बात कर लेते हैं, तो देखो इसके ऊपर लगा है T1 और नीचे T2 और T2 2T2 लगा है, तो नेट फोर्स की बात करें, तुम चाहो तो ऐसा मान लो T2 ज्यादा है तो 2T2 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पुली जो लिया हमने क्या लिया, लाइट पुली जब भी लेंगे मास 0, तो 0 इनटू a 0, तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, 2T2 इक्वल्स टू T1, या T2 की वैल्यू T1/2, तो T1 और T2 में रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब ये मास के लेते हैं तो ये और ये इक्वल होते हैं, 2T2 इक्वल्स टू T1, एक रिलेशन तो ये आ गया। अब एफबीडी बना दो सब करना, देखो ये 1 इंटू जी मतलब नीचे लग रहा होगा कितना जी, इस पे 2 इंटू जी मतलब 2 जी लग रहा होगा, और इस पे कितना लग रहा होगा 3 जी, इतने में फोर्स लग रहे हैं हमारे पास। अब इस पर फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ऊपर जा रहा है मतलब T1 ज्यादा है, जी कम है, तो T1 माइनस जी इक्वल्स टू मास 1 इंटू A1, तो 1 इंटू A1 मतलब A1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई G प्लस A1, एक रिलेशन तो ये हो गया। फिर बनाते हैं हम इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम, इसका एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड लिया है इसका भी, तो क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जब भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लेंगे तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो 2G माइनस T2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इंटू A1 माइनस A2, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, T2 की जगह पुट कर रहा हूँ T1/2, 2G माइनस T1/2 इक्वल्स टू A1 माइनस A2, और T1 की जगह मैं पुट कर रहा हूँ कितना वैल्यू G प्लस A1, यहाँ G प्लस A1 पुट कर दो, A1 माइनस A2, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 2G माइनस G/2, तो 2G माइनस G/2 ये हो जाएगा 3G/2, फिर यहाँ पे माइनस A1/2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर से 2A1 पहले से है, तो 2A1 में ये जब माइनस A1/2 इधर आएगा तो इसको ऐड करेंगे तो 5A1/2, इधर हो जाएगा 5A1/2 और ये माइनस 2A2, एक इक्वेशन तो ये मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन इसको लिख देंगे, ठीक है। अब और बनाना है इक्वेशन, अब इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस वाले के ऊपर, तो
इसको फ्री बॉडी डायग्राम से नीचे आया तो 3g माइनस t2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 3 इनटू a1 प्लस a2। फिर t2 की जगह पुट कर देंगे t1 बाई 2 और t1 की जगह पुट कर देंगे g प्लस a1। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करो, ये 3g माइनस जी बाई टू तो ये हो जाएगा 5g बाई टू, ये माइनस a1 बाई टू उधर जाएगा 3 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7a1 बाई टू प्लस 3a2। अब दो इक्वेशन, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, इससे a1 a2 निकाल सकते हैं। कैसे? इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 5g इक्वल्स टू 7a1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6a2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो इसको तो 3 into 3 9g by 2, 3 से मल्टीप्लाई करो 15a1 by 2, 3 से मल्टीप्लाई करो 6a2। सिंप्लीफाई कर सकते, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल, तो ये 9 by 2g प्लस 5 तो ये जाएगा 19 by 2g। इधर दोनों को ऐड करो, 2 into 7 40 के 29 by 2a1 और ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से a1 की वैल्यू मिल गई, क्या मिली a1 की वैल्यू, a1 2 और 2 कैंसिल, इधर आ जाएगा तो a1 90 by 29g। तो ये आ गया हमारा पहले, इसका एक्सेलरेशन आ गया 19 by 21 by g। फिर a2 निकाल सकते हैं, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लो, यहाँ पुट कर दो इस जगह पर a1 की वैल्यू तो a2 भी आ जाएगा। देखो पुट करो 5g by 2 7a1 की वैल्यू कितनी है 19 by 29g प्लस 3a by 2, इसको सिंप्लीफाई करो 19 into 7 133, ये 58g 5g by 2 3a2। ये वन को ऊपर ऊपर लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5g by 2 माइनस 133 58g इक्वल्स टू 3a2। एलसीएम लेना आता है तुम्हें, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का कितना 58, ये हो जाएगा 29 into 5, 29 into 5 हो जाएगा 145 माइनस 133g 3a2। इसमें सेपरेट करेंगे 12g by 2 आएगा ये, सॉरी 58 इक्वल 3a2, 3 से 4 टाइम्स और 4 से 29, तो ये हो जाएगा a2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2g by 29। तो a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, और हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है 2 kg का। 2 kg का नेट एक्सेलरेशन क्या है, a1 माइनस a2 है, तो a1 माइनस a2 की वैल्यू 19 by 29g माइनस 2g by 29, 19 माइनस 2 17 by 17g by 29। ये तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, और इसका एक्सेलरेशन a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 19 by 29g प्लस 2g by 29, 19 प्लस 2 21 by 29। तो ये हो गया हमारे आंसर, m1 का एक्सेलरेशन, m2 का एक्सेलरेशन और m3 का एक्सेलरेशन, तीनों एक्सेलरेशन आ गए 19 by 29, 17 by 29 और 21 by 29। कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है क्या, इसका एक्सेलरेशन a1 तो ये पूरी a1 से नीचे जाती है, इसका मान ज्यादा है, इसका a2, उसका नेट एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 होगा, इसका a1 माइनस a2 होगा, यहाँ t1 यहाँ t1 यहाँ t2 2t2 इक्वल टू t1। और उसके बाद फिर सिंपल तुम्हें इक्वेशंस बनानी है
और सॉल्व करना है और आंसर आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 28। अब 29 क्वेश्चन पूछा है हमसे। अच्छा, इसमें और भी है हमारा, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली ऑफ M1 इज 20 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। When the system is released from rest, ऐसे रिलीज करेंगे तो how long will it take before M1 strikes the pulley? अगर इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो इसको यहाँ से यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, मतलब 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, इतना एक्सेलरेशन है, कितनी डिस्टेंस करनी है 20 सेंटीमीटर, s = 20 मतलब 0.2 मीटर। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, टाइम पूछा है तो इसको हम निकाल सकते हैं किससे, टाइम t = √2s/a। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो s = ut + ½ u का वैल्यू 0 पुट करेंगे, t ये बच जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 2 0.2 और एक्सेलरेशन है हमारे पास 19/29 g, तो 29 ऊपर चला जाएगा और g का वैल्यू 9.8। ठीक है, तो ये से कैंसिल हो 4.9 टाइम्स, तो 2.9 इंटू इसको करेंगे तो 5.8 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे 4.9, तो अप्रोक्स 5 ले लेते हैं इसको, तो 19 × 5 95 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, 5.8 इसका जब रूट लेंगे तो इसका रूट आएगा अप्रोक्स 5.8 का 2. ठीक है, 576 होता है हमारा, 24 होता है 2.4 के आसपास, और 95 कर लेंगे तो 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100, तो 9 और 10 के बीच में, 10 के थोड़ा ज़्यादा पास में रहेगा, तो इसको अप्रोक्स हम 9.8 के आसपास ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स 10 ही रहता है इसको, चलो तो 0.24 के आसपास, ये 9.8 लेंगे अप्रोक्स 2.5 लिख देते हैं, तो 0.25 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इतना ही टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करना। थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन यहाँ पर, क्योंकि वैल्यूज जो है वो थोड़ी अननोन है, जिसका स्क्वायर रूट लेना तो इसको अंदाजे से करना पड़ता है। मतलब इसको मैं कर दिया था मैंने, इसको 580 580 इधर देगा और 576 का स्क्वायर रूट लेते तो 24 आता है, तो 24 के आसपास ये। ठीक है, 95 को अप्रोक्स 9.8 के आसपास ले लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके आसपास कुछ आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। ये वाला हो गया हमारा 28, तो इसी में एक और 29 और है, वो भी इसी का पार्ट है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज M2 वही है, M3 भी वही है 2 kg 3 kg, व्हाट शुड बी द मास ऑफ M1। देखो M1 मिसिंग है, वहां पर M1 है, इसका मास क्या हो जिससे सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, इसको डायग्राम दोबारा बनाते हैं, इसको मतलब अजीब सा हो गया है। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा हमें, कैलकुलेशन वगैरह इक्वेशन वगैरह थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा टाइम लगना ही था। 29 वही क्वेश्चन है, वही पुली है यहाँ पर, इससे ये M1 की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। M1 M2 वही है, जो पहले थे ये 2 kg और ये 3 kg। ठीक है, अब बोला है कि इसकी वैल्यू कितनी है, सिस्टम रेस्ट में है। सिस्टम रेस्ट में मतलब इसका ये मूव नहीं कर रहा, ये पुली भी मूव नहीं कर रही। ठीक है, ये तो पुली आ गई रेस्ट में, ये वाली कंडीशन, मतलब इसको उल्टा हो इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से, ये वाला पोर्शन इसको अलग से बना लेते हैं। ये 2 kg, ये 3 kg, इस तरह से जब होगा तो ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन से ऊपर, ये एक्सेलरेशन से नीचे, तो यहाँ पर हम टेंशन की वैल्यू बता सकते हैं T कितना होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन निकालो A इक्वल्स टू, इस पर इधर लगा 3g, इस पर लग रहा है 2g, तो 3g - 2g
मतलब जी अपॉन टोटल मास, इतना एक्सेलरेशन आएगा। टेंशन निकाल लेंगे, किसी इस पर एलबीडी बना दो, तो t माइनस 2g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए का वैल्यू 2g/5। तो t आ जाएगा हमारा, इधर चला जाएगा, तो 2g प्लस 2/5 ये हो जाएगा हमारा 12g/5। इतना टेंशन आएगा। यहाँ पर टेंशन t, यहाँ पर भी t, तो मैं यहाँ पे टेंशन बता सकता हूँ। इस जगह पे टेंशन कितना होगा, टी डैश का वैल्यू, ठीक है, टी डैश इक्वल टू 2t के इक्वल होगा। अब ये रेस्ट में रहना चाहिए। रेस्ट में मतलब रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब इसके और इसके वैल्यू क्या होगी, t1 डैश इक्वल्स टू m1g, t1 डैश की वैल्यू 2t के इक्वल टू t इक्वल्स टू m1g, t का वैल्यू कितना है 12g/5 इक्वल्स टू m1g, g और g कैंसिल, तो यहाँ से m1 मिल गया मुझे कितना 24/5, दैट मीन्स 4.8 kg। अगर इसका मास 4.8 होता तो ये वाला सिस्टम जो होता ये रेस्ट होता, सिर्फ इन दोनों की मोशन होती बस। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कौन सा 29 वाला हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें टेंशन बता रहे हैं, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, पुली स्ट्रिंग सब लाइट है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है हमारे पास। थर्टी वाला रहेगा ना, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर है 1 kg, यहाँ से स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पुली लगी है, यहाँ पर भी इसे घूमकर इधर, तो यहाँ पर भी 1 kg है। हमें टेंशन बतानी है, यहाँ से लेके पूरी एक स्ट्रिंग है तो टेंशन टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, टी 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 और इधर भी टी, ठीक है। अब फ्रिक्शन ऐसे होता है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इस पर लगा होगा m इंटू जी, मतलब g के इक्वल, ये नीचे a एक्सेलरेशन जाएगा, तो ये देखो ये भी a एक्सेलरेशन से, जितना इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा उसका इतना ही इसका इस तरह एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इनएक्सटेंसिबल है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेंगे। इक्वेशन बना दो, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, नेट फोर्स भी दिया लग रहा है अपॉन टोटल मास 1 + 1 2, टेंशन T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1 इंटू a, और a का वैल्यू g/2, g का वैल्यू 9.8, ये 4.9, इतने न्यूटन का लग जाएगा फोर्स से न्यूटन। इतनी टेंशन स्ट्रिंग के अंदर आएगी, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था एकदम अल्फा टाइप। जैसे जी की वैल्यू 10 लेनी थी इसमें, तो ये आ गया हमारा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, उसमें भी सही है, पर उसमें अलग अलग स्ट्रिंग बनी हुई है, तो उसमें फिर एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं मिलता जुलता। क्वेश्चन नंबर 31 डायग्राम में बना देता हूँ। ये हमारी पुली, इससे मास सस्पेंडेड है m, ठीक है, फिर ये जा रहा है इधर, तो यहाँ पर भी पुली लगी हुई है, और फिर ये यहाँ से फिक्स है इस जगह पर अटैच्ड है, और इधर है 2m। फ्रिक्शन में सर जैसे एक्सेलरेशन बताना है, इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, टेंशन बतानी है इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, और क्लैंप की वजह से पुली ए पर कितना फोर्स लग रहा है, इस वाली पुली पर कितना फोर्स लग रहा है वो बतानी है।
यहाँ पर ध्यान देना, ये इस पर फोर्स लगेगा m इंटू जी, उससे इसमें टेंशन आएगी t, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t, ये घूम की तरह यहाँ पर भी t, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मासलेस है तो इस पर 2t हो जाएगी, इस पर सिर्फ 2t फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, सिर्फ टेंशन लगेगी, ऑब्वियसली ये नीचे आएगा और ये जाएगा आगे। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसमें अलग अलग है तो क्या होगा, ये आगे जाएगा तो मान लो पुली ऐसे आगे चलेगी, इतनी यहाँ पहुंच गई पुली, कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस, x डिस्टेंस आगे चलेगी तो यहाँ से स्ट्रिंग के लिए यहाँ से भी x उस तरफ जाएगी और यहाँ से भी x, तो x और x टोटल 2x लेंथ जो है वो इस तरफ आएगी। तो जब ये पुली x आगे जाती है तो ये जो वहां से 2x नीचे जाएगा, ये पुली आगे जा रही है, इसका मतलब ये 12x, तो 2m जो है x आगे जाएगा तो ये 2x नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन अगर इसका a एक्सेलरेशन है तो इसका कितना हो जाएगा 2a, बस सिंपल। टेंशन कम एक्सेलरेशन ज्यादा, टेंशन ज्यादा एक्सेलरेशन कम, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि हमने सही लिखा है। अब इक्वेशन अप्लाई करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें नेट फोर्स वाला कांसेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो यहाँ पर इक्वेशन बना के ही करना पड़ेगा। इक्वेशन बनाओ, mg माइनस टी मास इनटू एक्सेलरेशन 2ma, तो यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा ये, चलो ऐसे करते हैं और इस पे बना लेते हैं इक्वेशन। इस पे क्या बनेगी, सिर्फ 2t लग रहा है तो 2t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2ma, तो t की वैल्यू ma, ये वाली वैल्यू है तो यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा mg माइनस t का वैल्यू ma इक्वल्स टू 2ma, ma उधर जाएगा 3ma, तो a की वैल्यू हो जाएगी g/3, a की वैल्यू g/3 पुट करेंगे, टेंशन आ जाएगी mg/3, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है mg/3। इसका एक्सेलरेशन पूछा था, m का एक्सेलरेशन कितना होता है, m का एक्सेलरेशन 2 into a है, 2 into a और a की वैल्यू g/3, तो इसका एक्सेलरेशन 2g/3, तो m का एक्सेलरेशन आएगा 2g/3, टेंशन से स्ट्रिंग आएगी mg, और इस वाली पुली पर क्लैंप की वजह से कितना फोर्स आ रहा है, तो पुली पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो यहाँ पर टेंशन लग रही है t और एक यहाँ पर टेंशन लग रही है t, तो ये पुली से सिर्फ ये कनेक्टेड है, ये वाला नहीं है, ये क्लैंप से जुड़ा हुआ है, पुली से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो पुली पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है t और इधर लग रहा है t, तो नेट फोर्स हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट इधर परपेंडिकुलर टू √2t, तो ये फोर्स ऑन पुली ये हो जाएगा √2t और t का वैल्यू mg/3, तो ये टेंशन आ गई, एक्सेलरेशन आ गया और ये फोर्स क्लैंप की वजह से कितना फोर्स लगा है पुली पर, ठीक है। ये 31 पे हो गया, 32 को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, 32 में भी। देखो ये इस तरह से बना हुआ है हमारे पास 32 डायग्राम, ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे मास है m, ये जा रहा है ऐसे, यहाँ पे लगी हुई पुली, ठीक है। फिर ये ऐसे यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी एक पुली लगी हुई है, इधर 2m कनेक्टेड है यहाँ पर, और इधर भी ये स्ट्रिंग ऊपर जा रही है और यहाँ से फिर ये फिक्स हो जाती है। इसमें पूछा हमसे एक्सेलरेशन बताना है, इस वाले मास का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, बस यही बताना है। तो वही इसमें टेंशन t मान लो, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t और t, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2t, इधर लगा हुआ 2mg और इधर लगता है हमारा mg sin थीटा, तो mg और sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, इधर mg/2 लगेगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो
ऑब्वियसली इधर ज्यादा लग रहा है इधर कम लग रहा है, थोड़ा फोर्स तो ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा होगा और ये वाला ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। फिर बाद में लिखेंगे एक्सेलरेशन। तो देखो अब ये पुली जब नीचे आएगी, ये पुली जब नीचे आएगी यहाँ पर पहुंच गई मान लो ये पुली, स्ट्रिंग की जो लेंथ है इधर भी x और इधर भी x बढ़ेगी। अगर ये 2m मास x नीचे आता है, स्ट्रिंग की लेंथ इधर से भी x और इधर से भी x, मतलब 2x इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ से तो फिक्स है, यहाँ से नहीं आ सकती, मतलब इधर से आएगी, इसी तरफ से आएगी। तो ये जब 2x नीचे, सॉरी ये जब x नीचे आएगा तो ये 2x ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a। फिर वापस वही चीज सेम, टेंशन ज्यादा एक्सेलरेशन कम, टेंशन कम एक्सेलरेशन ज्यादा, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। फिर इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, इसके ऊपर जा रहा है तो t माइनस mg/2 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन 2m इनटू a, m इनटू 2a 2m है, ठीक। तो यहाँ से t की वैल्यू जाएगी हमारे पास 2ma प्लस mg/2। इसके ऊपर बनाओ इक्वेशन, तो ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2ma, तो 2 कैंसिल, mg माइनस t इक्वल्स टू ma, और t की वैल्यू लिखते हैं, ये दूर कर दो, mg माइनस 2ma माइनस mg/2 इक्वल्स टू ma, 2ma को उधर ले जाओ ma के साथ, तो 3ma हो जाएगा ये, और इसमें सेपरेट करेंगे mg/2 mm कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई g/6। हमसे a नहीं पूछा, हमसे पूछा इस वाले मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस वाले मास का एक्सेलरेशन कितना है 2a, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी g/3। इस वाले का पूछता तो g/6 और इस वाले का पूछा है तो g/3, तो g/3 यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा m मास का। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ध्यान से जब स्ट्रिंग अलग अलग हो तब एक्सेलरेशन भी ध्यान रखना है ना, कौन कितना मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गई पुलिस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई हमारी। अब तुम्हें क्या करना है कि क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और तुम इजीली फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी से करने क्वेश्चन, एनसीईआरटी करनी है कंप्लीट, ठीक है। अभी पूरी नहीं होगी, फ्रैक्शन वाला पोर्शन में नहीं पढ़ा है और सर्कुलर वाला पार्ट है वो भी नहीं पढ़ा है, तो उसको छोड़ के बाकी तुम क्वेश्चंस कर सकते हो उन पोर्शन को छोड़ के, और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी रेफरेंस से क्वेश्चन कर सकते हो, और जो कोचिंग से मटेरियल मिला हुआ है उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा एक टॉपिक बचा है जो फोर्सेस के अंदर ही है, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पर भी हम नहीं लेंगे, इसमें है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो जहां पर भी तुम्हें इक्विलिब्रियम वर्ड सुनाई दे, इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब होता है खाली इक्विलिब्रियम का मतलब मींस दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, किसी प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारी ट्रांसलेटरी मोशन होती है, तो उसका इक्विलिब्रियम। और दूसरा होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। रोटेटरी इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशन में इक्विलिब्रियम है, तो रोटेशन वाला पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, ऑन द सिस्टम, ऑन द ऑब्जेक्ट, या जो भी है बॉडी वगैरह कुछ भी है, तो उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम, दो फोर्स लग रहे हैं तो दो फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए।
तीन फोर्स लगे तो तीन फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। 4 है 5 है कितने के, तो सभी जितने फोर्सेस लगे उन सबका वेक्टर सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, द समेशन ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स 0, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर सम करना। रोटेट करने में क्या होता है, इसमें फोर्स की जगह एक दूसरी चीज आती है टॉर्क, उसको पढ़ेंगे बाद में, नाम भी सुन लो टॉर्क। तो इसमें नेट टॉर्क जो होना चाहिए, टॉर्क को ऐसे शो करते हैं, टाउ का साइन होता है, नेट टॉर्क अगर 0 होगा तो वो रोटेटली इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर सिस्टम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। मतलब नेट फोर्स भी नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर और ना ही नेट टॉर्क लगना चाहिए। अगर दोनों नहीं लग रहे मतलब वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हम सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस, इफ वेक्टर सम ऑफ two or more forces acting on an object, object is a particle ले सकते हो, सिस्टम ले सकते हो, बॉडी कुछ भी ले सकते हो, is 0, then the object is said to be in translatory equilibrium। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जितनी फोर्स लग रही है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लग रहा है F1 वेक्टर, इधर लग रहा है F2 वेक्टर, इधर लग रहा है कुछ F3 वेक्टर, इधर लग रहा है कुछ F4 वेक्टर, इधर लग रहा है कुछ F5 वेक्टर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, Fn तक लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो। अगर इनका सबका वेक्टर सम अगर 0 है, मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर, तो वो जो होगा वो पार्टिकल, वो सिस्टम, वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अगर सिर्फ मान लो दो फोर्सेस लग रहे हैं और दो फोर्सेस केस में इक्विलिब्रियम है, तो इससे पहले हम देख चुके हैं, क्वेश्चन किया था हमने, इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस। दो फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ और इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों फोर्स जो होनी चाहिए अपोजिट लगने चाहिए, ऐसे। तो उसको तो मैं चेक भी कर सकते हो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0, इसका मतलब F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। तो माइनस साइन से पता चलता है कि दोनों लगने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। मतलब ये 20 न्यूटन है तो ये भी 20 न्यूटन होना चाहिए। टू फोर्सेस का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मान लो मैं देखना इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहां से जो F3 वेक्टर जो होगा वो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के सम के जस्ट अपोजिट आएगा। मतलब किसी दो का हम सम निकाल लेंगे और उनके जस्ट अपोजिट तीसरा वेक्टर हो जाएगा। देखो कैसे, तीन फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, पार्टिकल में कुछ भी हो गया, इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है मान लो F2, ठीक है। तो दोनों का सम किधर आएगा, F1 प्लस F2 बना सकते हैं। कैसे, पैरेललोग्राम लो से ये आएगा F1 प्लस F2 इधर, और F1 प्लस F2 के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट मतलब ये हो गया F1 प्लस F2, तो इसके जस्ट अपोजिट मतलब इधर, तो ये माइनस F1 प्लस F2 हो गया, तो ये माइनस F1 प्लस F2, ये F3 हो जाएगा। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट इधर, उसके
जस्ट अपोजिट तीसरे का। तो इसका ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये तीनों फोर्स अगर लग रहे हैं तो ये जो पार्टिकल हुआ ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे ही बना सकते थे, जैसे F1 इधर, F2 को यहाँ उठा के रखो इधर ऐसे, और F3 उसको यहाँ उठा के रखो, फिर ट्रायंगल बनता है पूरा और तीनों सेम मॉडल में F1 F2 F3। तो इन तीनों का जो सम होगा यहाँ पर ये 0 होगा। और इस तरह से कोई फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, इस तरह से कोई फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, तो उस पर नेट फोर्स जो होगा 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो फिर वो रेस्ट में ही रहेगा। इस तरह से अगर फोर्स लग रहा है, तुम चाहो तो चार भी बना सकते हो, जैसे एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, इस तरह से अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, उनका भी सम 0 होगा। मान लो 5 बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, इस तरह से 5 फोर्सेस लग रहे हैं, उनका सम भी 0 है। ठीक है, तो ये 2 फोर्सेस, 3 फोर्सेस, 5 फोर्सेस, इन सबके इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, वेक्टर सम निकालना है और करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा सॉल्व करने का मेथड होता है, सॉल्विंग मेथड। एक होता है कंपोनेंट मेथड होता है। तो क्या करते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं, एक तो x डायरेक्शन कंपोनेंट ले लेते हैं, y डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, एक फोर्स लगा है इधर F1, एक फोर्स लगा है इधर F2, ठीक है, एक फोर्स लगा मान लो इधर कहीं इधर F3। तो क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, इसका x कंपोनेंट लूंगा F1x, इसका y कंपोनेंट लूंगा F1y, ऐसे इसका कंपोनेंट लूंगा F2y, एक इधर कंपोनेंट आएगा इसका F2x, ऐसे इसके भी कंपोनेंट लेंगे F3x, और इसका भी कंपोनेंट लेंगे F3y। तो सबके x और y कंपोनेंट सबको डिवाइड करना है, जो भी उनके एंगल होंगे, इसका कोई ना कोई एंगल होगा, इसका कोई ना कोई एंगल होगा, इसका कोई ना कोई एंगल होगा, तो उन एंगल से हमें क्या करना है, सबको x और y डायरेक्शन में डिवाइड कर देना है। जो पहले से x और y की डायरेक्शन है उनको उनके कंपोनेंट नहीं लेना है, क्योंकि कंपोनेंट हमें x और y के होंगे लेने हैं। तो जो एक फोर्स मान लो x डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके कंपोनेंट नहीं लेने हैं, कोई फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो उनके कंपोनेंट नहीं लग रहे। जो किसी एंगल पर है उन्हीं के कंपोनेंट लेने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब जितना पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही नेगेटिव x डायरेक्शन में, मतलब F1x जो यहाँ पर आना चाहिए उसका सम इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, जितना उधर लगेगा उतना ही इधर। तो x डायरेक्शन नेट फोर्स 0, तो इसको लिख देते हैं समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। कंपोनेंट मेथड, y कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, तो जितना ऊपर की तरफ लग रहा है F1y प्लस F2y उतना ही नीचे की तरफ लगेगा F3y। तो y कंपोनेंट का सम भी क्या होगा 0। तो ये कंपोनेंट मेथड होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम x और y कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जितना फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में उतना ही नेगेटिव x डायरेक्शन में। इसका सम इसके इक्वल, इसका सम इसके इक्वल, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने भी फोर्स हो, 2 फोर्स लगे हो, 3 लगे हो, 4 लगे हो, 5 लगे हो, कितने भी लगे हो, 2 फोर्स के केस में तो अपोजिट होना जरूरी है। ठीक है, 2 से ज्यादा लगे हो तो इस कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है 3 फोर्सेस वाला। ठीक है, उसको हम लामीज थ्योरम बोलते हैं। ये भी शायद पहले भी बता चुका हूँ। 3 फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, लामीज थ्योरम। उसमें क्या होता है, 3 फोर्स लग रहे हैं ऐसे, एक मान लो इधर लगा है F1, एक लगा है इधर F2, एक लगा है इधर F3, और एंगल है ये वाला मान लो अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल गामा है। तो लामीज थ्योरम में क्या होता है, उसको सॉल्व करने का मेथड हम ऐसे लिखते हैं F1 अपॉन उसके पीछे वाला जो एंगल, F1 के जस्ट पीछे वाला एंगल देखना है अल्फा और उसका साइन, F1 अपॉन साइन अल्फा
इक्वल्स टू फिर F2 और उसके पीछे वाला एंगल, F2 के जस्ट पीछे वाला एंगल ये है बीटा, F2 अपॉन साइन बीटा, फिर F3 के अपॉन में F3 देखना, ये F3 इसके पीछे वाला एंगल गामा अपॉन साइन गामा। तो इस तरह से हमें जमा लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है बस। क्योंकि हमें F1 F2 F3 किसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन ये पूछ लेगा। तो ऐसे 3 की वैल्यू गिवन होगी और चौथा पूछ सकता है, इनमें से कोई 3 गिवन होंगे, फोर्थ वाला पूछ सकता है और स्टैटिस्टिक्स को कर सकते हैं। इसे क्वेश्चन को करके देखते हैं एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। दोनों मेथड से करेंगे, उसको कंपोनेंट वाले मेथड से भी करेंगे और लामीज थ्योरम से भी करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे मास लगा हुआ है 10 kg का, ठीक है, ये यहां से बंधा हुआ स्ट्रिंग के साथ, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, इसमें T2 और ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये 30 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा है व्हाट इज T1 एंड T2। तो तुम चाहो तो कंपोनेंट वाले से भी कर सकते हो, बट ट्राई करो खुद से, और लामी से भी कर सकते हो, दोनों में से किसी भी एक से कर सकते हो। तो ट्राई करके देखते हैं। देखो, तो लामीज के लिए पहले लामीज अप्लाई करते हैं। तो लामीज के लिए मुझे एंगल चाहिए सारे, एंगल ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 ऊपर वाला 90 होगा और ये 30 है, तो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 30 दैट मींस 120 हो जाएगा। ये 90 है, 120 है, पूरा 360 होता है। तो ये बचा हुआ मैं बता सकता हूँ, ये बचा हो जाएगा 150 डिग्री। आ गए एंगल सारे। अब T1 अपॉन इसके पीछे वाले एंगल का साइन, तो इसके जस्ट पीछे वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। T2 और इसके जस्ट पीछे वाला एंगल, उसका साइन T2 अपॉन साइन 150 डिग्री, और ये कितना है 10 kg है, तो जो फोर्स लग रहा है वो 10 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 100 न्यूटन। तो मैं पहले से बता देता हूँ, जी का वैल्यू 10 लेना है तो 100 न्यूटन लग रहा है। तो ये 100 के पीछे वाला एंगल कितना है टोटल 120, तो ये 100 अपॉन 1 साइन 120 डिग्री। अब इनकी वैल्यू निकालनी आती होगी, तो T1 साइन 90 वाला होता है, T2 साइन 150, तो साइन 150 को ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है 1/2, और ऐसे साइन 120 भी निकाल सकते हैं और √3/2 होता है। मुझे T1 T2 चाहिए, तो चलो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो T1 इक्वल्स टू 2T2 और ये 200/√3। तो इसको देखेंगे तो T1 मिल गया मुझे, T1 कितना मिला 200/√3, और इसको देखेंगे तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, तो T2 आ जाएगा कितना 100/√3। तो लामीज थ्योरम से ये हो गया फोर्स अपॉन। अब दूसरा मेथड देखें कंपोनेंट वाला मेथड, तो ये कंपोनेंट वाला मेथड से भी कर लेंगे। इसको देखो कैसे करेंगे, देखो ये x y एक्सिस, इधर x इधर y, ये एंगल बराबर कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो T2 और ये 100 न्यूटन है, पहले से x और y इस नेगेटिव y के अलोंग है, तो ये और ये पहले से एक्सिस के अलोंग है, तो इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना नहीं है। डिवाइड सिर्फ इसी को करना है जो किसी एंगल पे लग रहा हो, तो ये T1 एंगल पे लग रहा है इधर, तो T1 को क्या करेंगे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, करो, ठीक है। एंगल के साथ वाला cos थीटा, तो T1 cos 30, और इधर वाला T1 sin 30, बस। तो फोर्सेस लग रहा है, इधर बना लो कैसे कैसे, ऊपर लग रहा है T1 cos 30 तो √3/2, इधर लग रहा है 100 न्यूटन, इधर लग रहा है T2, और इधर लग रहा है T1 sin 30 1/2।
T1 √3/2 इक्वल्स टू 100, तो T1 मिल जाएगा मुझे 200/√3 न्यूटन। और इन दोनों को इक्वल कर दो, T2 इक्वल्स टू T1/2, T1 का वैल्यू ये है, 2 से डिवाइड कर दो तो 100/√3 न्यूटन। तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, चाहे लामी से निकालो कंपोनेंट मेथड से, दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। अप्रोक्स दोनों में सेम टाइम लगा, बस वहां पर मुझे sin 120 की वैल्यू अगर मुझे नहीं याद है तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, sin 150 की भी वैल्यू नहीं है तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये कंपोनेंट वाला मेथड हो, इसको तुम पहले उसको सिर्फ 3 फोर्सेस में अप्लाई कर सकते हो लामीज वाले को, इसमें 4 लग रहे हो, फोर्स 5 6 कितने फोर्सेस लग रहे हो, कंपोनेंट मेथड को तुम हमेशा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ज्यादा ध्यान में रखना है तुम्हें। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हमारा। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, तो उनको भी सॉल्व करना है, वो भी आए हुए हैं। ठीक है, और जो पुलिस वाले क्वेश्चन है, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन जितने लिए लॉज ऑफ मोशन वाले, तो उनको भी सॉल्व करना है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, शीट ए करना है, एग्जाम्पलर करना है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट आने वाला है जल्दी 9 तारीख को, तो जल्दी से जल्दी इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो भी पूछना है। हम अभी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पर फ्रिक्शन के साथ करेंगे प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन के साथ फिर फ्रिक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स और अप्लाई हो जाएगा, थोड़ी सी और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग, और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे वहां पर फ्रिक्शन से रिलेटेड भी। ठीक है, तो अभी तुम ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, जो भी डाउट्स आते हैं उनको पूछ लेना मेरे से। ठीक है, कैसे पूछ सकते हो, जैसे अभी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस चल रही है ड्यू टू हैकिंग, किसी ने हैक कर ली थी वो, उस वजह से। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी और बढ़ाने पे भी काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो जल्दी रिस्टोर हो जाएगी वो। तो वहां से डाउट नहीं पूछ सकते तुम, यूट्यूब से पूछ सकते हो डाउट, वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हो, वहां पर भी नहीं पूछ रहे तो तुम जो व्हाट्सएप नंबर है कोर एकेडमी का, तो वहां पर तुम्हारे जो भी डाउट्स वगैरह हैं उस पर तुम तुम्हारी क्वेरीज को दे सकते हो, वहां से मैं सॉल्व करके तुम्हें बता दूंगा फिर। ठीक है, आ रही बात समझ में तुम्हें? तो ये सब तुम्हें करना है, डाउट नहीं रखना है किसी भी टाइप का, सबको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतने पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।